दोस्तों नमस्कार। चुनाव है तो देश ठहर जाता है। चुनाव होता है तो देश के प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर उन राज्यों में चले जाते हैं जहां पर चुनाव हो रहा होता है। चुनाव होता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री भी निकलते हैं, वह भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कूद जाते हैं। जहां पर चुनाव होता है वहां पर इतना शोर होता है, लगता है लोकतंत्र का असल राग यही है। लेकिन जनता के मुद्दे धीरे धीरे चुनावी तंत्र तले गायब होते चले जाते हैं। किसी को कोई एहसास नहीं कि दरअसल कितनी बेरोजगारी है। क्या वाकई आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जहां आज प्रधानमंत्री हैं और कल जब वो गुजरात में होंगे तो वहां पर कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है? क्या आपको वाकई पता है केजरीवाल जो आज गुजरात में हैं और कल हिमाचल प्रदेश में होंगे, उनके अपने राज्य की स्थिति क्या है? या फिर उन राज्यों में जाकर वह जो वादा कर रहे हैं, उन वादों के आसरे कौन सी पोटली कहां से खुलेगी, क्या इसकी कोई जानकारी है? कांग्रेस अपने तौर पर पदयात्रा कर रही है, लेकिन राज्यों की कमान संभाले हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को भी कमान दी गई है। आप भी उन राज्यों में जाइए, जो खर्चा पानी होता है उसे भी देखिए। यानी पैसा जनता का और जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च ना करके अपने राजनीतिक तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए और चुनाव के वक्त वही चुनावी तंत्र हर चीज पर हावी हो जाए, यह वाकई एक अबूझ पहेली है इस लोकतंत्र के भीतर की। लेकिन इस लोकतंत्र के भीतर जिन्हें वोट डालना है, क्या वो वाकई जानते हैं कि उनके मुद्दे हाशिए पर क्यों हैं? क्या उन्हें वाकई पता है कि जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न है और जिसकी सत्ता होती है, तंत्र उसी के हिसाब से काम क्यों करता है? तो क्या उसे पता होता है कि दरअसल जीतेगा कौन और हारेगा कौन? और जब सत्ता बदलने की हवा होती है तो उस बदलाव की हवा का एहसास समूचे देश में होता है। लेकिन यह कौन सी स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री कमोवेश हर चुनावी दौर में जहां पर ऐलान हो जाए कम से कम औसतन 5 दिन जरूर गुजारते हैं, और जहां पर चुनाव ऐलान होने जा रहा है, ऐलान होने से पहले उनकी मिनिमम यानी न्यूनतम 2 यात्राएं जरूर होती है जिसमें वह अलग अलग परियोजनाओं का ऐलान करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जनता कहां पर है, उसके मुद्दे कहां पर हैं? जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, क्या उनको भी पता होता है कि दरअसल जीतेगा कौन? और जो जीत रहा है उसके साथ जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाता है, या फिर जो हार रहा है वो अपने दायरे में ही अपनी राजनीतिक जमी को मजबूत करने के लिए मशक्कत करता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि राजनीति एक अलग वर्ग है और उस वर्ग के भीतर जो लूट का मंत्र है और जो चुनावी तंत्र है, दोनों मिलकर इस वर्ग को कहीं ना कहीं ऐसी रईसी में ले जाते हैं जहां पर उनके साथ पॉलिटिक्स का विशेषाधिकार जुड़ जाता है। यानी वो आम जनता से अलग दिखाई देते हैं और उनके सरोकार भी आम लोगों से मिल नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि आज इन दस्तावेजों को कैसे खोला जाए कि दरअसल चुनाव होते हैं तो जनता के मुद्दे गायब क्यों और चुनावी तंत्र का मतलब क्यों। इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि जब प्रचार प्रसार की हवा चलती है और उसके जरिए जो परसेप्शन बनता है, दरअसल चुनाव में वही मायने रखता है। आप कहेंगे कैसे? इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी योजनाओं का ऐलान किया, हमारे पीछे एक किताब रखी हुई है, ये वादा फरमोश, ये एक लिहाज से आरटीआई के जरिए जो 3 लड़कों ने मिलकर इस पर काम किया, उन्होंने इस बात को डॉक्यूमेंटेड किया कि दरअसल किसी भी योजना को लेकर, वह हो सकता है मां गंगा ने बुलाया हो सकता है वो गौ माता है हमारी, इसका जिक्र हुआ हो, निर्भया फंड का जिक्र हुआ हो, महिला सशक्तिकरण का जिक्र हुआ हो, डिजिटल इंडिया का जिक्र हुआ हो, रेलवे का जिक्र हुआ हो, या जो भी योजनाएं आपके जहन में आती है, उसके बजट का सबसे बड़ा हिस्सा प्रचार में लग जाए और कई योजनाओं में प्रचार की रकम उस योजना की रकम से भी ज्यादा, और यह काम अकेले देश के प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं। बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी दिल्ली को लेकर भी। दिल्ली जो बार बार कुहासे में समा जाता है, वो कुहासा नहीं होता है, वह
प्रदूषण होता है। और वहां पर जानकारी आई कि 2020-21 और 21-22 में जो बायोडिकम्पोज, जो पूसा इंस्टीट्यूट के जरिए दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने उसको पैदा किया, उसको छिड़क डालिए, वह खाद में तब्दील हो जाएगा, जिसका जिक्र पराली में होता। और जानकारी आई 955 किसानों को दिल्ली में लाभ में मिला। कुल खर्च 68 लाख रुपए का, लेकिन प्रचार पर जो खर्च किया गया इन 2 बरस के भीतर वह 23 करोड़ का था। इसका सिलसिला रिपोर्ट के भीतर जिक्र भी किया गया है। लेकिन सवाल है कि अलग अलग योजनाओं के जरिए जब चुनाव के मैदान में लोग जाते हैं तो क्या प्रचार ही काम करता है और प्रचार ही उस परसेप्शन को बनाता है? क्योंकि ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कमोवेश गुजरात कितनी बार गए। गुजरात में चुनाव है, 29 सितंबर को गए, 9-10 अक्टूबर को गए, 15 अक्टूबर को गए, 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर, 19, 20, 21, 28, 29, 30 से लेकर 1 तक लगातार प्रधानमंत्री की यात्रा या फिर इस दौर में अलग अलग तरीके से चुनावी मशक्कत। और जब हमने उसकी पूरी फहरिस्त जमा की तो जानकारी मिली कि जो काम 5 साल में नहीं हुआ वह बीते 2 महीनों के दौरान कैसे हो गया। तो चुनावी तंत्र का पहला मसला है प्रचार प्रसार, और चुनाव के वक्त वादों की झड़ी लगा दीजिए और उसमें जनता को समेट लीजिए। और इसके पैरेलल में आपको जो चुनावी तंत्र का जिक्र कर रहे हैं हम, वो उसके बाद करेंगे, लेकिन पहले इसे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में है। सुबह सुबह वो डेरा व्यास गए, उसके बाद सुंदरनगर में सभा की, उसके दायरे में मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, यहां के भी तमाम लोग सुनने आए हुए थे, उस इलाके को घेर रहे थे। शाम होते होते सोलन चले गए, वहां पर 5 सीट है, बीते चुनाव में 2 ही सीट पर कब्जा कर पाए थे, तो उसकी कब्जा। लेकिन सवाल है ये नहीं, इससे पहले वो 5 अक्टूबर को भी गए थे, उससे बाद 13 अक्टूबर को भी गए थे, उसके बाद 5 अक्टूबर के साथ साथ 24 सितंबर को भी गए थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी, दरअसल देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशनल मौजूदगी होती है, जिसको लेकर हर राज्य में चुनाव के वक्त यह एक आस रहती है प्रधानमंत्री आए हैं। यह भी एक प्रचार तंत्र है, क्योंकि खर्च तो हर चीज पर होता है। हम आप कहीं पर कुछ भाषण भी सुनने जाएं तो रिक्शा का पैसा देंगे, गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल पे खर्च होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं, क्या वो अपने घर से पैसा उस उम्मीद के साथ खर्च करके आते हैं कि सुनेंगे तो शायद समाधान हो जाएगा, या उन्हें कोई लाता है? चुनावी तंत्र का पहला बजट लोगों को जमा करने की दिशा में जाता है, और यह बजट जो है बहुत छोटे दायरे में बहुत कम होता है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा बजट चुनाव की प्रक्रिया में बूथ लेवल पे खर्च किया जाता है। और जो हमारे पीछे 1-2 किताबें और पढ़ी हैं, वो इलेक्शन वॉच और एडीआर, अगर इनकी रिपोर्ट्स को आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस देश के भीतर में जितना पैसा पॉलिटिशियंस खर्च करते हैं चुनाव के वक्त, और उस दौर में जितना बिजनेस वह अलग अलग क्षेत्र को लोगों को देते हैं, जितनी मजदूरी देते हैं, जितने युवाओं को काम देते हैं, झंडा और डंडा पकड़ा देते हैं, बूथ पर बैठा देते हैं, ऐसा इस देश में कोई मॉडल ही नहीं है और कोई विजन ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है कि दरअसल वह इस देश को इस रूप में चलाए जहां पर 365 दिन इस देश की इकोनॉमी एक साइकिल की तर्ज पर घूमने लगे। अब यहां पर दूसरा मंत्र इसके ठीक पैरेलल में शुरू होता है। हमने जानकारी हासिल की कि दरअसल कितने लोग हैं बेरोजगार। हिमाचल प्रदेश का सरकारी आंकड़ा आया कि सिर्फ 2 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन जब रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद देखी तो वह 8,77,000 थे। गुजरात के भीतर भी 3,64,000 का जिक्र किया गया, जो बढ़ते बढ़ते 4 लाख पार कर गया, और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जानकारी भी हासिल हुई। मसलन बड़ोदरा के भीतर 26,921 ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, अहमदाबाद में 26,628 ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, आनंद में 22,515 बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएट हैं, राजकोट में 18,997 हैं जो बेरोजगार हैं यंगस्टर ग्रेजुएट, खेड़ा में लगभग 16,163 युवा बेरोजगार। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वहां भी जब रोजगार की तलाश में जो रजिस्टर्ड रोजगार और अलग अलग प्राइवेट कंपनियों का जिक्र हुआ तो 12,80,000 निकल के आया। इसी तरीके से अलग अलग आने वाले वक्त में हर राज्य में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हमारे पास सबका डाटा आया कि देखिए इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगार कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि बेरोजगारी भत्ता मुद्दा है।
बल्कि मुफ्त में पैसा दिया जाना मुद्दा है। कौन 1,000 देगा, कौन 1,500 देगा, कौन कितना देगा, किस रूप में देगा, इसके ठीक समानांतर आइए यह पैसा कहां से आएगा। पैसा सरकार अपने तौर पर जब सारी परिस्थितियों से पल्ला झाड़ रही है तो वो किस रूप में देगी, देगी भी या नहीं देगी, या सिर्फ कह देती है। तो जनता के सामने दो बजट एक साथ चलते हैं, एक पॉलिटिकल बजट और एक सोशल बजट। सोशल बजट हर बरस रखा जाता है, पॉलिटिकल बजट कभी सामने नहीं रखा जाता है। इसकी एक अलग बिजनेस मॉडल है। यह बिजनेस मॉडल ऊपर से नीचे तक, यानी जो अखबार होते हैं उनका भी बिजनेस मॉडल चुनाव के वक्त में 5,000 करोड़ तक का चला जाता है किसी एक राज्य के भीतर में। इलेक्ट्रॉनिक यानी टेलीविजन के दायरे में आइएगा तो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, यानी जो नेटवर्थ उस दौर में प्रॉफिट एंड लॉस की परिस्थिति में आते हैं तो लॉस शब्द गायब होता है, सिर्फ प्रॉफिट होता है। तो चुनाव के इस मंत्र में हमको लगता है अब जरा सिस्टमेटिकली चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री गुजरात में हर महीने जाते रहे हैं, 2 दिन रहते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के समय उनकी भागीदारी होती है। लेकिन हम आपको एक तारीख बतलाते हैं कैसे काम होता है। 9-10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे। 15 अक्टूबर को बीजेपी ने भारतीय किसान संघ को बुलाया, जो आरएसएस की यूनिट थी। किसानों के मुद्दे पर रास्ता निकालने का जिक्र किया और किसानों को लाभ देने के लिए कुछ ऐलान कर दिए। वो आर्थिक लाभ होते हैं। 17 अक्टूबर को पीएनजी और सीएनजी जो गैस है, वैट 10% घटा दिया गया। 2 फ्री गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का जिक्र किया, जो 38 लाख लोगों को मिलेगा। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी वहां पर 823 रिक्त पद थे, उसमें भर्ती हो गई, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। यानी लगभग 4 साल 9-10 महीने गुजर गए, कभी नहीं हुई। 18 अक्टूबर को फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड होल्डर जो है उसमें 71 लाख लोगों को 1 किलो चीनी, 1 किलो खाने का तेल डिस्काउंट के साथ दे दिया गया। 19-20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस का जिक्र किया, किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे। जूनागढ़ में 4,000 करोड़ से ज्यादा की योजना का फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंचे। वहां पर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को लेकर शानदार तरीके से खुद को रखा और तापी जाकर 2,192 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया। और वहां पर तापी में जो उड़ई डैम जो बना है, उकई डैम, उसके दायरे में, डैम के दायरे में कुछ घर आ गए तो उन घरों को जमीन देने का काम भी इसी दौर में हुआ। वह होना था 4 साल पहले, हुआ अब 18,000 एकड़, लेकिन ऐलान हुआ है, अभी दिया नहीं गया है। 16,000 लोगों को 18,000 एकड़ यानी 1 से 1.25 एकड़ के बीच में जमीन दे दी गई। मछुआरों को आर्थिक लाभ देने का जिक्र हुआ। नए तरीके की बोट देने का जिक्र हुआ। 28 अक्टूबर को 8 लाख किसानों को 630 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दे दिया गया। कहा गया कि खरीफ की फसल जो बर्बाद हुई बरसात की वजह से, उसको लेकर होगा। अब यहां पे एक इमोशन आया, उसकी एंट्री हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर कहा गया कि दरअसल हम एक कमेटी बना रहे हैं। उसके बाद 13,000 लोगों को जो पंचायत में जगह खाली थी, जो पुलिस विभाग में खाली थी, उसमें नियुक्ति पत्र थमा, नियुक्ति हुई नहीं, नियुक्ति पत्र थमाने का जिक्र किया गया। जो सोयाबीन, मूंगफली, अरहर किसान जिनका बिक नहीं पा रहा था, उनसे कहा गया एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, यह भी ऐलान हो गया। और 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जो पहुंचे, वहां पर उन्होंने क्या कुछ किया बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी समय मोरबी की घटना हो गई। बावजूद इसके वह वडोदरा पहुंचे। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन किया। बनासकांठा में कई प्रोजेक्ट का ऐलान किया, अहमदाबाद में किया, पंचमहल में जाकर 885 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। यह सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि हिमाचल और गुजरात में प्रधानमंत्री सरीखा शख्स भी सिर्फ प्रचार के आधार पर अगर चीजों को चलाए और चुनाव के वक्त लोगों की भावनाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली पद पर बैठे हुए शख्स भी चुनाव को अपने अनुकूल करने के लिए थोड़ी देर के लिए प्रचारक हो जाएं, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल हों, यह देखिए नजर आते हैं हिमाचल में।
ये नजर आते हैं, गहलोत साहब नजर आते हैं, गाहे बगाहे इनको सौंपा गया है, तो ये गुजरात में नजर आते हैं। इनके अपने राज्यों की स्थिति वह दिल्ली हो सकती है, और पंजाब की स्थिति मान साहब वह भी नजर आ रहे हैं गुजरात में। और प्रधानमंत्री को उस देश की फिक्र करनी थी तो वह भी हिमाचल और गुजरात के बीच दूरियां को फांद रहे हैं। हमने जब एवरेज निकलवाया कि जब चुनाव किसी भी राज्य में होता है तो एवरेज कितने दिन प्रधानमंत्री उन 28 दिनों के बीच में उस राज्य में रहते हैं, तो जानकारी मिली 5 दिन, और ऐलान से ठीक पहले वो 2 दिन रहते हैं, यह भी जानकारी मिली। और इन तमाम जगहों पर जो मुद्दे बेसिक होते हैं वो काम नहीं करते, और यहीं से बात होती है कि दरअसल चुनावी तंत्र क्या होता है। चुनावी तंत्र क्या ईवीएम है? जी नहीं, ईवीएम नहीं है चुनावी तंत्र। ईवीएम तो डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेसी को ही हड़प लेंगे। हम तो चुनावी तंत्र का जिक्र कर रहे हैं। चुनावी तंत्र क्या पूंजी है? चुनावी तंत्र क्या प्रचार है? चुनावी तंत्र क्या संवैधानिक संस्थानों के जरिए अपने काम के प्रचार प्रसार को करना है और मीडिया के जरिए उसे दिखलवाने का काम करना है? चुनावी तंत्र क्या बूथ में बैठकर उस इलाके के कलेक्टर एसपी को साथ में खड़ा करना है? चुनावी तंत्र क्या बाहर से आई हुई केंद्रीय फोर्सेस के जरिए चुनाव को अपने अनुकूल कराना है, खासतौर से जब केंद्र की सत्ता के अनुकूल वहां की परिस्थिति ना हो, या फिर वहां पर सत्ता के विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता हो। लेकिन मौजूदा वक्त में तो गुजरात में भी बीजेपी की सत्ता है, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता है। और अगर इस फेरिस्त को बीते 4.5 बरस के दौरान इन दोनों राज्यों के भीतर कौन सी उपलब्धियां जनता के अनुकूल रही, अगर उसे परखने की कोशिश करें, और उसके ठीक समानांतर में जो राज्य की नीतियां थी वह किसे लाभ पहुंचा रही थी, और उसके जरिए कौन सी पूंजी लगातार बन रही थी, और उस पूंजी के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को कितनी बड़ी डोनेशन मिल रही थी, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के ही धंधे इस दौर में उस राज्य की सत्ता के दौरान बढ़ रहे थे, और उसके साथ उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, और उनके नेटवर्थ में जो बढ़ोतरी हो रही थी वह हर चुनाव दर चुनाव उस बढ़ोतरी का जिक्र जब हलफनामे में करते हैं, क्या उसकी जानकारी दी जाए? तो जनता इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कहां है? अब यहां से खेल शुरू होता है असल चुनावी तंत्र का, जिसमें जनता की भावनाओं को साथ लेना है, परसेप्शन इस रूप में बनाना है कि मैकेनिज्म चुनाव जीतने का हमारे पास होगा, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। यानी हम देखिए बार बार आते हैं, आपके पास आते हैं, मैनिफेस्टो भी रखते हैं, हमारे तमाम नेता भी आते हैं, हम खुद रैली करते हैं, पसीना हमारा कितना बहता है। यह सब दिखाने की जरूरत इसलिए कि जनता चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं नेताओं को दौड़ाने ना लगे, जो अलग अलग तरीके से कई राज्यों में नजर आया। बीते चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हुए वहां पर भी नजर आया, लेकिन जीत बीजेपी की हुई थी और बीजेपी के नेताओं को ही दौड़ाया जा रहा था। किसान आंदोलन के वक्त पंजाब के भीतर जो गुस्सा और आक्रोश था, उसकी एवज या उसकी भेंट कांग्रेस और अकाली दोनों चढ़ गए। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंजाब की परिस्थिति में वहां के मुख्यमंत्री जो पंजाब की मुश्किल है उन हालातों को छोड़कर वह गुजरात में क्यों नजर आते हैं, हिमाचल में क्यों नजर आते हैं, केजरीवाल वहां क्यों नजर आते हैं, वहां क्यों नजर आते हैं? दरअसल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ एक प्रोटोकॉल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मिलता है, यानी जिस राज्य में वो जाएंगे वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था और उनके साथ जो तामझाम रहता है वह मौजूद रहेगा। यह किसी सामान्य तौर पर किसी दूसरे के साथ यह स्थिति नहीं रहती है। तो इस प्रोटोकॉल को भी चुनावी मंत्र का हिस्सा अगर कोई बना ले लोकतंत्र के भीतर और उसके बाद इसको शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करना शुरू करे, यानी जनता अगर यह सोचना शुरू कर दे कि उसने सोचा कुछ हुआ कुछ, लेकिन हुआ इसलिए क्योंकि हमारे भीतर भी कुछ लोग तो थे जो उन्हें अच्छा लगता था। ये अगर इन सवालों के भीतर जब आप चलते चले जाइएगा तो 3 सवाल आपके सामने एक झटके में आकर खड़े हो जाएंगे। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वोटिंग पैटर्न के दौरान कौन सी जाति किस जाति के खिलाफ थी या किस जाति का नेता किसके पक्ष में था। सवाल यह भी नहीं है कि धर्म के आश्रय जो धार्मिक ध्रुवीकरण वोटरों का हुआ उसमें कौन से धर्म के लोग किस
पॉलिटिकल पार्टी या किस नेता के पक्ष में थे। ये मैसेजेस हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो धीरे धीरे 60 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक और 90 के दशक में भारत के भीतर जो मंडल कमंडल और उसके बाद की परिस्थिति में 2022 तक आते आते पूरा खेल एक मार्केट पर आकर टिक गया है। तंत्र जो है उस पूंजी पर टिका हुआ है जिस पूंजी से जुड़े हुए लोगों की कमाई और मुनाफा उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ही वो बना लिया गया कि चुनावी तंत्र ही इस देश का सिस्टम है। और इस चुनावी तंत्र में जो चुनाव जिताने के लिए शरीक होगा उन पुर्जों के नेटवर्थ में बढ़ोतरी होगी। सवाल यह नहीं था कि 2014 में अडानी का चार्टेड घूम रहा था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो सवार थे, और उसके बाद वो क्यों नहीं सवार हुए। वो तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी राज्य के चार्टेड पे जा सकते थे, लेकिन अडानी का क्यों लेकर चल रहे थे। और 2014 से 2022 तक जो नेटवर्थ अडानी का बढ़ा उसमें तो अंबानी भी पिछड़ गए। तो क्या अंबानी ने उस वक्त मना किया था? हो सकता है किया हो, क्योंकि अंबानी तो और पहले के हैं। वो तो कांग्रेस की सत्ता के दौरान भी कॉरपोरेट युग को जी चुके हैं और उस दौर में भी उनकी निकटता रही है। तो इस परिस्थिति को समझिए कि दरअसल जो नजर नहीं आता है कैपिटल गेन का पूरा खेल और मार्केट इकोनॉमी का पूरा खेल, वो दरअसल उस पॉलिटिकल टूल में समा गया है जो पॉलिटिकल टूल चुनाव लड़ने के लिए अपना सब कुछ लेकर आ जाता है। लेकिन एक परंपरा बना ली गई है कि रैलियां करनी है, एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, और इस आश्रय हर किसी के पास अपना अपना मॉडल है। कांग्रेस का मॉडल विचारधारा पे जाके टिक रहा है, बीजेपी का मॉडल अपने राष्ट्रवाद पे जाके टिक रहा है, केजरीवाल का मॉडल अपने तौर पर स्कूल और अस्पताल दिखाने की दिशा में व्यस्त हो चला है। हर अपने मॉडल के साथ जब लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं तो क्या उससे पहले लोगों को समझ आ चुका होता है दरअसल ये चुनावी खेल, चुनावी दौर के 28 दिनों में पैसा कमाने, पैसा पाने का ही दौर है क्या? तो क्या इसे इलेक्शन कमीशन नहीं जानती है? इलेक्शन कमीशन को जानना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दायरे में अगर हम परखना शुरू करें 2014 के बाद से, तो तकरीबन जितनी पूंजी और जितनी चुनाव हुए उसमें जितना पैसा जब्त किया गया, उसके दायरे में जितने लोगों को पकड़ा गया, वो रकम जो है अगर पूरी रकम मिला दीजिएगा तो वह रकम लगभग 60,000 करोड़ के लगभग आएगी, जो अलग अलग जरिए से, वो सोने के तौर पर हो, वो ड्रग्स के तौर पर हो, वो कैश के तौर पर हो। 2014 के बाद से हम बोल रहे हैं, और जिन लोगों को पकड़ा गया उनकी संख्या जो है तकरीबन 223 है। लेकिन किसी को सजा हुई आपने कभी सुना क्या? सजा नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, इलेक्शन काल तक ही वो रहा और खत्म हो गया, डिफ्यूज हो गया। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का जुड़ी हुई सत्ता के लोगों की सत्ता आ गई तो यूं ही डिफ्यूज हो गया, और अगर नहीं आई तो वो दूसरी जगह मौजूद है, फिर वो खेल कर देंगे। इसमें पचड़े में फंसे कौन? तो चुनावी तंत्र की इन परिस्थितियों में जब चुनाव होने की दिशा में भारत बढ़ चुका है राज्य दर राज्य, तो इसमें आप अपने मुद्दे कहां देखेंगे? और अपने मुद्दों के आश्रय अपने वोट की अहमियत को देखने से इनकार मत कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के भीतर अपने वोट को दिखाना ही शायद उस लोकतंत्र को जीना है जिसके असल राग को पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रईसी और अपने गैर सरोकार के तले दफन कर दिया है। चुनाव है, लेकिन जी लीजिए इसको। और चुनाव का असल सच 3 बातों से आखिर में समझ लीजिए। पहला, कितनी रकम 2014 के बाद से, हमें लगता है 2018 के बाद से रखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई, 2018 ही बेच रहे थे, 2018 के बाद से इस देश के भीतर में जो पूंजी पॉलिटिकल पार्टीज को गई वह तकरीबन 40,000 करोड़ की है। दूसरी बात, जो वेलफेयर स्कीम्स लागू की गई राज्य और केंद्र के जरिए, उसकी संख्या लगभग 600 के पार है। और इस दौर में जनता की मुश्किल इस 600 वेलफेयर स्कीम से लाभ नहीं ले पाई, और जो 50-60 हजार करोड़ रुपया जो पॉलिटिकल फंडिंग थी उससे लाभ नहीं ले पाई। लेकिन नेता, सत्ता और राजनीति की रईसी इस दौर में अपरंपार होती चली गई। हम और आप कहां खड़े हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।